हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, सरकार बनाने के बाद किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश की सरकार के लिए उसकी पहली विदेश यात्रा खासी महत्वपूर्ण होती है। उसके बहुत सारे मायने होते हैं, ध्यान रखिएगा, और बहुत सारे निहितार्थ होते हैं। अचानक से कोई विदेश यात्रा तय नहीं होती। बहुत सारी रणनीतियां और बहुत सारे विचारों को आधार बना के पहली विदेश यात्रा का निर्णय लिया जाता है। तो इसी संदर्भ में यदि हम भारत के प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा की बात करें तो आज की इस परिचर्चा में हम बात करने वाले हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा कहां होने वाली है और क्यों, क्या आधार है इस यात्रा का, ध्यान रखिएगा। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। आप पीछे फोटो में देख के समझ ही गए होंगे, ये इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। ध्यान रखिएगा, इटली में इस बार G7 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, यानी इटली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। इटली ने भारत को भी आमंत्रित किया है, तो भारत इसी G7 के शिखर सम्मेलन में इटली जाने वाला है। ये भारत की पहली विदेश यात्रा होने वाली है। अब यदि हम पश्चिम के साथ भारत के संबंधों की बात करें तो दोस्तों, पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार की कूटनीति रही है वो पश्चिम देशों के साथ बड़ी ही सकारात्मक रही है, जिसमें यूरोप के लगभग सभी देश शामिल हैं। अमेरिका जैसे देशों के साथ भारत के जो संबंध हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में बड़े स्तर पे सकारात्मक दिशा की तरफ अग्रसर हुए हैं। चाहे हम विकासात्मक मुद्दों की बात करें, ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, आर्थिक संबंधों की बात करें, रक्षा संबंधों की बात करें, तमाम क्षेत्रों में जो संबंध हैं वो बड़े स्तर पे खुले हैं इन देशों के साथ में। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मोदी जी की जो पहली यात्रा है वो इटली होने वाली है। G7 के शिखर सम्मेलन में इटली मेजबानी कर रहा है इस पूरे के पूरे G7 शिखर सम्मेलन की। आज की इस कक्षा में हम ये भी डिस्कस करेंगे लास्ट में कि G7 क्या है और भारत के लिए G7 का क्या इंपॉर्टेंस है। ध्यान रखिएगा, पहले हम इस मुद्दे की बात कर लेते हैं। इस G7 शिखर सम्मेलन में अलग अलग तमाम जो G7 कंट्रीज हैं इनके अध्यक्षों के उपस्थित होने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही जो बड़े बड़े मुद्दे उठने की संभावना है, जिसमें हम रशिया यूक्रेन युद्ध की बात कर सकते हैं, गाजा में इजराइल और हमास के मध्य जो संघर्ष चल रहा है, ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बड़े स्तर पे उठने की संभावना है इस सम्मेलन में। साथ ही खाद्य सुरक्षा का मुद्दा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, भारत को प्रभावित भी करते हैं ये मुद्दे। तो ये मुद्दे उठने की भी प्रबल संभावना है, ध्यान रखिएगा। बाकी जब ये G शिखर सम्मेलन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम तमाम मुद्दों का भी जिक्र करेंगे। इसके साथ ही इस G शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय जो बैठकें हैं उनका भी अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे, जिसमें इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के लिए अवसर भी हैं और चुनौतियां भी हैं, क्योंकि एक तरफ भारत के पश्चिम के साथ जो संबंध है वो प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, वहीं कुछ वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे चीन का उद्भव और पश्चिम देशों के साथ जो चीन के टकराव चलते रहते हैं, साथ ही रशिया बनाम पश्चिम। अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हमारे लिए अवसर भी है तो चुनौती भी है, क्योंकि हमें रशिया को साथ लेते हुए पश्चिम के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना है। तो ये अपने आप में एक चुनौती है भारत के लिए कि भारत कैसे कूटनीतिक तरीके से इस चुनौती से पार पाता है। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस शिखर सम्मेलन में एक और पश्चिमी देश और दूसरी ओर चीन और रूस गठबंधन के बीच जो बढ़ता संघर्ष है उसे भी दिखाया जाएगा, और ये कूटनीति के नए अवसरों के साथ साथ भारत के लिए चुनौतियां भी प्रस्तुत करेगा। चीन के साथ भारत के संघर्ष को संभालना, रूस के साथ सहयोग करते हुए पश्चिम के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना, यूक्रेन में बढ़ते संघर्ष और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में जो चाइना है
और उसके पड़ोसियों के बीच जो सैन्य तनाव बढ़ रहा है, अलग अलग परिचर्चाएं मैंने की हैं इस पे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें चाइना और आसपास के जो देश हैं उनके बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में आने वाले हफ्ते और महीनों में भारतीय कूटनीति की परीक्षा होने वाली है। ध्यान रखिएगा, अब आने वाला समय बताएगा कि भारत किस दिशा में अग्रसर करने वाला है, अग्रसर होने वाला है अपनी कूटनीति को लेके। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। महत्वपूर्ण है ये बैठक, और इस बैठक के बाद ही हम चर्चा कर पाएंगे कि कौन कौन से मुद्दे उठे हैं। सबसे पहले अब हम G7 की बात कर लेते हैं कि ये G7 क्या है। ध्यान रखिएगा, G7 औद्योगिक लोकतंत्रों का, यानी जो विकसित देश है उनका एक संगठन है। इसमें 7 देश शामिल हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देश इसमें शामिल हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं, एक अंतर सरकारी संगठन के तौर पे इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और ये अपनी स्थापना की 50वीं सालगिरह मना रहा है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ध्यान रखने वाली बात है कि 1997 में इस G7 संगठन में रशिया भी शामिल हो गया था, और कुछ समय के लिए इस संगठन को हम G8 के नाम से बुलाते थे। ध्यान रखिएगा, लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर जब रूस ने कब्जा कर लिया, उसके बाद सदस्य के तौर पे रशिया को निष्कासित कर दिया, और फिर से G7 के सदस्यों की संख्या 7 ही रह गई, यानी वर्तमान में रशिया G7 का सदस्य नहीं है। 2014 में रशिया को निष्कासित कर दिया था G7 से। अब यदि हम G7 के आइडियाज की बात करें, कुछ सिद्धांतों की बात करें, तो G7 के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे डेमोक्रेसी। ध्यान रखिएगा, G7 देश स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा सहित जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको बढ़ावा देने में विश्वास रखता है। साथ ही मानवाधिकारों के मुद्दे को, चाहे हम नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों सहित जो मानवाधिकारों का संरक्षण है, संवर्धन है, उसका समर्थन करते हैं। इसके साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार के मुद्दे के नियम आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसका समर्थन करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की वकालत करते हैं, वैश्विक शांति और सुरक्षा की वकालत करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कुछ सिद्धांत है G7 के देशों के। अब हमें यह समझना है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को लगातार G7 की बैठकों में आमंत्रित किया जाता रहा है। भारत की जो वैश्विक स्थिति को देखते हुए आज भारत विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और अलग अलग क्षेत्रों में भारत ने अपनी सफलता को सिद्ध किया है। तो ऐसे में भारत को लगातार G7 की बैठकों में आमंत्रित किया जाता रहा है। भारत के लिए G7 का क्या इंपॉर्टेंस है, और आप इंपॉर्टेंस को यहां से भी समझिए कि पहली विदेश यात्रा के तौर पे G7 की बैठक में भाग लेने वाले हैं, यानी G7 को भारत अपने लिए एक महत्वपूर्ण आयाम मानता है। तो क्या महत्व है G7 का? तो सबसे पहली बात यही होगी दोस्तों कि एक तो आर्थिक सहयोग। G7 बड़े औद्योगिक देश हैं, तो ऐसे देशों के साथ जब भारत अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करता है, तो भारत को अपने बाजारों का विस्तार करने, आर्थिक विकास में सुधार करने में मदद मिल सकती है इन देशों के थ्रू। दूसरा मुद्दा है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। तकनीकी तौर पे प्रगतिशील, तकनीकी तौर पे विकसित देश हैं, तो ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा हो, चाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, चाहे डिजिटल प्रौद्योगिकी हो, इन सभी क्षेत्रों में भारत को एक सहायता मिल सकती है इन देशों के साथ अपने संबंध विकसित करने के क्रम में। जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग सभी देश जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित हैं, लगातार प्रयासों की बात करते हैं। तो ऐसे में भारत को अपने उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने में मदद मिल सकती है इन देशों के साथ संबंध बढ़ाने पे। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से, कूटनीतिक दृष्टिकोण से जो भारत के सामरिक हित हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा अगर भारत G7 के देशों के साथ, अलग अलग देशों के साथ संबंधों को बेहतर तरीके से स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ता है। तो साथ ही विकास सहायता, ध्यान रखिएगा G7 जैसा कि मैं शुरू से बता रही हूं, ये विकसित देश हैं, पैसे वाले देश हैं, औद्योगिक देश हैं, तो ऐसे में ये विकास सहायता के प्रमुख दाता हैं। अलग अलग देशों को ये देश विकास सहायता के तौर पे अनुदान वगैरह भी देते हैं। उदाहरण के तौर पे भारत भी इससे सकारात्मक तौर पे प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के तौर पे वैश्विक शिक्षा पहल के लिए G7 के समर्थन से भारत को बड़े स्तर पे लाभ हुआ था।
तो ये कुछ महत्व हैं G7 के, जिनके चलते भारत ने ये डिसीजन लिया है पहली विदेश यात्रा करने का, और ये अपने आप में खासा महत्वपूर्ण है। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी G7 में क्या चर्चाएं हुई, कौन से मुद्दे उठे, भारत ने अपना पक्ष कैसे रखा, दूसरे देशों के क्या क्या मुद्दे थे, इसको हम इसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन G7 की बैठक एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। आशा करती हूं आपको समझ आया होगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो अभी स्टडी IQ IAS का जो नया बैच है वो 15 जून से शुरू हो रहा है। सक्सेस पक्का ऑफर चल रहा है, और इस सक्सेस पक्का ऑफर में आपको ये जो बैच है मात्र 25,999 का मिल रहा है। एक बड़ी छूट आपको मिल रही है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है और LD Live LD Live कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले लेना है। एक फाउंडेशन बैच है जिसमें PT मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ यदि आपको वैकल्पिक विषय लेना है और हिंदी माध्यम में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और हिंदी लिटरेचर अवेलेबल है। सक्सेस पक्का ऑफर ऑप्शनल पे भी चल रहा है। यदि आप एडमिशन लेते हैं अभी तो 13,999 में ही ऑप्शनल की क्लास आप कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। G7 अपने आप में PT के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।